हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसका नाम है जल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो इसमें जो चैप्टर है हमारा, जो 14वां चैप्टर, उसका नाम है जल। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, यानी जो पूरी पृथ्वी है उसका 2/3 भाग है वो क्या है, पूरा का पूरा जल से घिरा हुआ है। 2/3 भाग, जिसका अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है। यह ना पीने, ना नहाने और ना ही कपड़े धोने योग्य होता है। और जो 2/3 भाग जल है उसमें ज़्यादातर भाग है वो समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। और इस महासागर और जो जल है, महासागरों में जो जल है, इसमें लवण की मात्रा या नमक की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, जिससे इसका जो पानी है वो खारा होता है। और ये खारा पानी न तो पीने योग्य होता है और न ही कपड़े धोने और न ही नहाने योग्य होता है। आगे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जल चक्र, कि जल चक्र आखिर क्या होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फर्श या मिट्टी पर फैला हुआ जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा भाप बनकर विलुप्त हो जाता है तथा तालाबों, झीलों, महासागरों और वृक्षों से भी अधिकांश जल सूर्य की गर्मी से वाष्पोत्सर्जित होकर वातावरण में चला जाता है। यानी कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि जो सूर्य का जो की प्रकाश होता है वो जब धरती पर पड़ा जो पानी होता है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित करता है और भाप के रूप में विलुप्त कर देता है। इसी प्रकार से तालाब, झील और महासागरों, वृक्षों पर भी जो पानी है उसको भी वाष्पोत्सर्जित करके वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देता है और वातावरण में छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बादल कैसे बनते हैं। तो देखिए बादल कैसे बनते हैं। बादल का बनना एक संघनन की प्रक्रिया है। और बादल जो बन रहे हैं वो किसकी प्रक्रिया है, संघनन। संघनन किसे कहते हैं, संघनन का मतलब होता है कि जब जिस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि जल है वो वाष्प का रूप ले लेता है। तो इसका उसमें क्या, संघनन में क्या है कि वाष्पोत्सर्जन का उल्टा है। जो भाप बनी है वो फिर से क्या कर लेती है, जल का या जल की बूंदों का निर्माण कर लेती है। इसमें जब जल वाष्प पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेती है, जो बादलों के रूप में तैरती रहती है। इस प्रकार बनी है जल कणिकाएं बूंदों का रूप लेकर भारी होने के कारण वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है। यानी संघनन की क्रिया द्वारा जो वाष्प है वो क्या कर लेती है, बूंदों का रूप ले लेती है और बादलों के रूप में यह ऊपर चली जाती है, आसमान में चली जाती है। और जब ये जल की बूंदें भारी हो जाती है तो ये जल कणिकाएं हैं वो बूंद के रूप में भारी होने के कारण नीचे पृथ्वी पर गिरने लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अतः इस प्रकार जल का वाष्प में परिवर्तित होकर संघनन के द्वारा बूंदों का रूप लेकर वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस पृथ्वी पर आने ही जल चक्र कहलाता है। यानी जो जल है वो वाष्प का रूप में परिवर्तित होकर संघनन के द्वारा फिर से पृथ्वी पर आना ही क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। जल चक्र भूमि पर जल की आपूर्ति को बनाए रखता है और जल चक्र के द्वारा ही भूमि पर जल की आपूर्ति वो बनी रहती है। वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में जल वापस पृथ्वी पर आता है तो इसका अधिकांश भाग महासागरों में वापस चला जाता है तथा बाकी का नदी, तालाबों, झरनों, झीलों तथा भूमजल के रूप में एकत्रित हो जाता है। यानी जो वर्षा, ओलों और हिम के द्वारा जो वापस जो पृथ्वी पर जो जल आता है वो कुछ तो महासागरों और नदियों में चला जाता है तथा कुछ है वो तालाबों, झरनों और झीलों में भी चला जाता है और कुछ भूमजल के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो पॉइंट हमारा आया है वो है भौम जल, कि भौम जल आखिर क्या होता है। भौम जल, भौम जल पीने योग्य जल होता है। यह वर्षा के द्वारा आए जल के भूमि में रिसाव के कारण एकत्रित हो जाता है, जो कुएं के भरण, झीलों तथा हैंडपंप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी भौम जल यानी भूमि के अंदर उपस्थित जल, यह भौम जल है वो पीने योग्य जल होता है। और यह वर्षा जब होती है तो यह भूमि के अंदर रिसाव के कारण भूमि के अंदर एकत्रित हो जाता है और जिसे हम कुएं के द्वारा या झीलों के द्वारा या हैंडपंप के द्वारा वापस से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है उसके बारे में देखते हैं। वर्षा के होने से जहाँ
कई फायदे हैं, वहीं भारी वर्षा आपदा का कारण भी बन जाती है। भारी वर्षा के कारण नदियों, तालाबों तथा झीलों का जल स्तर बढ़ जाता है, जो कि बाढ़ का कारण बनता है। यानी वर्षा अगर हो रही है तो उसके जिस प्रकार से कई फायदे हैं, उसी प्रकार से भारी वर्षा के कुछ नुकसान भी हैं। तो भारी वर्षा से आपदा का कारण भी बन जाता है, नदियों, तालाबों तथा झीलों का जल स्तर बढ़ जाता है, जो कि एक बाढ़ का कारण बनता है। वर्षा का ना होना भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वर्षा का समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। कुछ जगह पर वर्षा बहुत अधिक है तथा कुछ जगहों पर वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण नदियों, तालाबों का पानी सूखने लगता है तथा भूमजल का स्तर भी गिर जाता है और सूखे जैसी आपदा का कारण बनता है। जिस प्रकार से वर्षा अधिक होती है तो नुकसान होता है, उसी प्रकार से जब अगर वर्षा कम होती है तो यह भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो वो वर्षा का जो क्षेत्र है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, और अगर वर्षा बहुत कम मात्रा में हो रही है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, और ये सूखे भी एक प्रकार की आपदा का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है जल संरक्षण, जल की सुरक्षा या जल का संरक्षण। वर्षा के जल को एकत्रित करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ये वर्षा को एकत्रित करना, जो वर्षा द्वारा पानी हमें प्राप्त हुआ है उसका संरक्षण करना, उसका संग्रहण करना क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। क्योंकि हमें क्या करना है कि वर्षा का जल है उसको एकत्रित करना है, उसको भंडारण करना है, फिर उसको क्या करना है, उपलब्धता के अनुसार उसको काम में लेना है। अर्थात इस सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, वर्षा का जल एकत्रित करने को ही वर्षा जल संग्रहण या जल संरक्षण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्रित कीजिए। और उसका मूल मंत्र क्या है, जल जहाँ भी, वर्षा का जल जो जहाँ भी गिर रहा है उसे वहीं पर क्या कर लीजिए, एकत्रित कर लीजिए। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ती जा रही है, अतः वर्षा के जल का संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया। दो तकनीकों के द्वारा हम वर्षा के जल को एकत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार से बढ़ रही जनसंख्या है उसी प्रकार से जल का संरक्षण भी अति आवश्यक हो गया है, और वर्षा के संरक्षण को हम दो तकनीकों के द्वारा एकत्रित कर सकते हैं। तो देखिए दो तकनीक कौन कौन सी है। पहला है, घरों की छतों पर ही वर्षा के जल को एकत्रित करके उसका कनेक्शन पाइपों के द्वारा जमीन में गड्ढा खोद कर किया जाए। यानी घरों की छतों पर क्या कर देना है, जल को एकत्रित करना है, उसके कनेक्शन पाइपों के द्वारा कनेक्शन करके एक गड्ढा खोद कर, जमीन में गड्ढा खोद कर किया जाए। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है, सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। और सड़क के किनारे जो बड़ी बड़ी जो नालियां होती है उनमें क्या जो एकत्रित वर्षा का जो जल है उसे भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। ठीक है दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।